हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। देखिए, लुसेंट का इकॉनमी हम डिस्कस कर रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट भी चल ही रहा है। जैसे पार्लियामेंट ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट एक वीडियो बचा होगा, उसमें एक लेक्चर हो जाएगा। और आपको पता है आज कौन सा डेट है, और हमने बोला था कि हम ट्राई करेंगे कि जनवरी मंथ में एंड कर देने का, जो कि ऑलमोस्ट हो ही जाएगा। क्लियर। लेकिन आप लोगों को भी सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो कर सकते हो, करना। कमेंट डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल दिए हुए हैं। तो आज कौन सा लेक्चर हम डिस्कस करेंगे? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ध्यान से, जहाँ पे ज़रूरत है मुझे नोट्स की तो मैं ज़रूर डालूंगा, जहाँ पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हम डालेंगे नहीं नोट्स को। क्लियर। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में हम कंप्लीट करेंगे इसको। सबसे पहले होता क्या है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में? होता क्या है, तो सबसे पहले फाइनेंस, जब भी पूरे इंडिया की सिस्टम की बात करेंगे, इंडिया की फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें, तो हम सबसे पहले दो चीज समझते हैं कि फाइनेंस की क्या होती है। या तो डिमांड होती है या तो सप्लाई होती है। मतलब पहले कुछ मांग उठेगी तो कहीं ना कहीं से तो देनी पड़ेगी हमें, कहीं ना कहीं से तो हमें चाहिए ही चाहिए। जैसे मान लो आपको चाहिए लोन, तो आप क्या हो, किस साइड में हो? अभी आप डिमांड वाले साइड में हो। क्लियर। डिमांड वाले साइड में तो कोई ना कोई आपको सप्लाई करेगा, जो कि बैंक होगा। तो इवन इंडिविजुअल भी, बैंक भी, आरबीआई भी, म्यूचुअल फंड भी, ये सारे के सारे किसके पार्ट हो गए? फाइनेंशियल सिस्टम के पार्ट हुए। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। दो चीज इंपॉर्टेंट है, क्या? डिमांड और सप्लाई। इतना क्लियर है। अब डिस्कस करते हैं आगे हमें क्या क्या डिस्कस करना है। ऐसे तो फिर एक और चीज हमें पता होना चाहिए कि इंडिया की जो फाइनेंशियल सिस्टम है कितने पार्ट में डिवाइडेड है। तो अब डिपेंड करेगा कि भाई आपको डिमांड तो है, लेकिन कितने समय के लिए डिमांड है। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए डिमांड है तो शॉर्ट टर्म के डिमांड के लिए अलग मार्केट है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का डिमांड है या लॉन्ग टर्म में आप सप्लाई करने चाहते हो तो इसके लिए अलग मार्केट है। तो हमारी फाइनेंशियल सिस्टम को दो मार्केट में डिवाइड कर दी गई है। कौन कौन मार्केट? दो मार्केट है। एक को हम बोलते हैं मनी मार्केट, और एक को बोलते हैं एक को बोलते हैं कैपिटल मार्केट। ओके, कोई दिक्कत नहीं। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, ध्यान से समझना। आपके बुक से ही करा रहा हूँ, एक एक चीज आपके बुक से करा रहा हूँ। जो चीज कॉन्सेप्ट समझने वाला है कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा, जो चीज थोड़ा याद करने वाला होगा वो याद करेंगे। क्लियर। मनी मार्केट और एक तो मनी मार्केट है। मनी मार्केट किसके लिए? शॉर्ट टर्म के लिए है। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए या शॉर्ट टर्म के लिए सप्लाई करना है हमारी फाइनेंशियल सिस्टम में, तो इसको मनी मार्केट बोलते हैं। दूसरा कौन सा होगा? कैपिटल मार्केट। या कैपिटल मार्केट जो लॉन्ग टर्म के लिए या तो लेंड करना है। लेंड का मतलब आपको सप्लाई वाले पार्ट में जाना है। ध्यान देना, मैंने बताया था ना दो चीज, ये तो सप्लाई या तो बोरो। यानी आप या तो डिमांड साइड में हो, डिमांड साइड में होगा तो क्या करोगे? बोरो करोगे, उधार लोगे। सप्लाई साइड में होगा तो क्या होगा? आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो। आप एफडी करोगे तभी तो कोई बंदा ऐसा होगा जो बोरोइंग करेगा। क्लियर। तो मेंटेन होना चाहिए। तो आप समझते हैं दो टाइप की मार्केट है। एक मनी मार्केट जो शॉर्ट टर्म, जैसे मान लो आप शॉर्ट टर्म लेंड करना है यानी रखना है, या शॉर्ट टर्म बोरो करना है तो मनी मार्केट में जाओ। शॉर्ट और मीडियम या लॉन्ग टर्म, ध्यान देना, मीडियम और लॉन्ग टर्म आपको या तो लेंड करना है या तो बोरो करना है तो आप जाओ कैपिटल मार्केट में। तो आप बोलोगे भैया ये डेट टाइम कितने है का है? ये है लेस देन 365 डेज, ये ग्रेटर देन 365 डेज है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखते हैं कि इंडिया की जो फाइनेंशियल सिस्टम है, इंडिया की फाइनेंस को आप कितने पार्ट में डिवाइड करते हो। और एक और चीज, ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन कभी भी नहीं आया कि कितने पार्ट में डिवाइड करते हो इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को। इस पे क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जा सकता। क्लियर। बस ये एग्जांपल देख लेना, इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते, और भी आप डिटेल में डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे आपके बुक में दिया गया है इंडस्ट्रियल फाइनेंस, एग्रीकल्चर फाइनेंस, डेवलपमेंट फाइनेंस और गवर्नमेंट फाइनेंस। इसका कोई मतलब नहीं है, आपको ध्यान नहीं रखना है। चलो अब दो टर्म हम समझ जाते, दो तीन टर्म समझ जाते, उसके बाद हम फिर मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में डिटेल में समझेंगे। ये एक अलग टॉपिक है, मैं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन आपके बुक में सीधे दिया है तो हमें कभी कभी लगेगा कि एक टॉपिक नहीं है। क्लियर।
अभी समझ ले 1 मिनट के लिए हम मनी मार्केट कैपिटल मार्केट को भूलते हैं। क्लियर? अब समझते हैं, कुछ नया नया टर्म समझ लेते हैं। सबसे पहले होता है डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन का मतलब है आप अपने करेंसी को डिक्रीज, करेंसी के वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हो। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा क्या होगा? खुद देखिए, खुद देखिए। इससे फायदा होगा आपका एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा। कैसे? अगर कोई आपके यहाँ मान लो अभी हो रहा है, मान लो एग्जांपल लेते हैं, 50 रुपये इक्वल टू $1। ध्यान देना, इसका मतलब अगर कोई टीवी हमारे यहाँ 50 रुपये का है, ध्यान देना 50 रुपये का टीवी है, तो यूएसए का कोई बंदा आएगा और उसको $1 में ले जाएगा। लेकिन हमने अब क्या कर दिया? अब कर दिया हमने अपनी करेंसी को घटा दिया। अब हमने कर दिया $1 इक्वल टू 100 रुपीज। तो कोई यूएसए का बंदा आएगा हमारे कंपनी से खरीदने, तो वो पहले कितना दे रहा था? $1 दे रहा था, तो हम उसको 1 टीवी दे रहे थे। अब $1 दे रहा था, हम उसको 2 टीवी दे देंगे, तो भाई दौड़ के नहीं आएगा हमारे पास लेने। तो इससे क्या होगा? हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। डीवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट बढ़ता है, लेकिन एक चीज़ और समझे, इम्पोर्ट महंगा हो जाता है। इम्पोर्ट महंगा हो जाता है। क्लियर? डीवैल्यूएशन क्लियर है? चलो अब 2 और टर्म हम समझ जाते हैं। एक है बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। दोनों को समझ जाते हैं अच्छे से। एक सेकंड, ओके ओके। बैलेंस ऑफ पेमेंट और इसके अलावे हमें समझना है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ध्यान देना, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है करेंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट। तो इसका मतलब आप समझोगे, इसका मतलब क्या है भाई? करेंट अकाउंट का मतलब है कि ऐसा कोई एक्सपेंडिचर, ध्यान देना, ऐसा कोई एक्सपेंडिचर, देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होगा, एक ध्यान देना, करेंट अकाउंट में क्या होगा, एक तो आएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड, मैं बता दे रहा हूं, उसके बाद बैलेंस ऑफ इनविजिबल या रेमिटेंस। मुझे बताओ। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब सिंपल होता है, आपके बुक में कितना क्या दिया हुआ है वो सिंपल दिया हुआ है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन ए गिवन पीरियड। सिंपल है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा जीरो होता है। क्यों? क्योंकि आप जितना का सामान बेचोगे उतना का खरीदोगे, मतलब जितना का बेचोगे इसका मतलब आपके पास उतना पैसा है, उतना ही का सामान आप खरीद पाओगे ना। सेम यही दे होता है। तो देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, हमने किसी और पूरे वर्ल्ड से जो बिजनेस किया उसका एक रिकॉर्ड होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या क्या होता है, सबसे पहले होता है करेंट अकाउंट, उसके बाद होता है कैपिटल अकाउंट। इन दोनों के बारे में मैं अच्छे से समझाऊंगा। ये समझ लीजिए, ये होता है शॉर्ट टर्म वाला, ये होता है लॉन्ग टर्म वाला। और एक और चीज, कैपिटल अकाउंट के अंदर में मान लो कोई हमारे यहाँ आया FDI लेके या FIIA लेके, ये सब होता है कैपिटल अकाउंट के पार्ट। और ये बैलेंस देखो, और करेंट अकाउंट में क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब जितना ट्रेड हम किए हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। और एक और चीज, इसमें सर्विस इंक्लूड नहीं होता है। क्लियर? इसमें सर्विस इंक्लूड होता है, इसमें रेमिटेंस। इसका कतई मतलब नहीं यहां से सिर्फ पैसा आ रहा है भाई। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब सिंपल है, अगर 100 रुपया हमारे यहाँ आया है तो मान लो 100 रुपया चला गया, तो ओवरऑल कितना हुआ बैलेंस ऑफ ट्रेड, जीरो। ऐसे होता है। तो इसको ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं अभी समझा रहा हूं क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर चैप्टर है, हमें करना है। क्लियर? अभी इतना ही दिया था तो मैंने सोचा समझा ही देता हूं। क्लियर? बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल टू कैपिटल अकाउंट प्लस करेंट अकाउंट। करेंट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जिसका करेंट अकाउंट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और करेंट अकाउंट में क्या क्या होता है, इन करेंट अकाउंट को आप 3 चीज से जोड़ सकते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ इनविजिबल जो कि सर्विस के लिए स्पेशल होता है, और रेमिटेंस हमारे यहाँ आता है तो हमारे यहाँ से जाता भी तो है ना इन सबको। क्लियर? इसमें से प्लस माइनस, इसमें ही प्लस माइनस कर देना। और कैपिटल अकाउंट का मतलब FDI या FII और भी होता है, लेकिन इतना डिटेल में अभी हमें नहीं जाना है। क्लियर? अब देखो एक जिम पॉलिसी है, ध्यान देना, सिंबल बताता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी ने क्या किया, एक स्कीम इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कोई यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब ये बस एक नाम दे दिया गया है।
ठीक है, आगे देखते हैं। इतने में कोई दिक्कत नहीं, हम पूरा चैप्टर करें। अब नेक्स्ट है, इंडियन रुपीज वॉज मेड फुल कन्वर्टेबल ऑन करेंट अकाउंट। ये नॉर्मल बताया कि 1994-5 के बाद इंडियन रुपीज पूरी तरह कन्वर्टेबल हो गया करेंट अकाउंट से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। अब यहाँ पे एक और बताया कि फिस्कल पॉलिसी क्या करता है। फिस्कल पॉलिसी करता है पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर सबको बताता है। सिंपल, फिस्कल पॉलिसी होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हिसाबदारी, बस समझ लीजिए। चाहे कहीं एक्सपेंडिचर खर्चा हुआ और कहीं से पैसा आया, सब कुछ इसमें होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस दिया हुआ तो इसलिए मैं बता दूं, लेकिन इस चैप्टर टॉपिक का कोई रिलेशन नहीं है हमारे मेन टॉपिक से। अब हमारा मेन टॉपिक आ जाता है कौन, मनी मार्केट। क्लियर, मैं था इसलिए बता दिया आप ताकि कंफ्यूजन हो जाए। मनी मार्केट, अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हुआ। ये अभी बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बाद चाहे डिवैल्यूएशन, ये सब बस अलग अलग छोटा छोटा टॉपिक था। ये ब्लॉक में नहीं दे के साथ में दिया था, तो हमें कंफ्यूज करने के लिए बस दिया था। क्लियर। मनी मार्केट, मनी मार्केट में को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक हम पार्ट डिवाइड कर देते हैं, हमने सबसे पहले क्या किया, हम अपने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो भाई मनी मार्केट में जाओ, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए या तो लेंड करना है या तो आपको उधार लेना है तो आप जाइए कैपिटल मार्केट में। तो मनी मार्केट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। कौन सा, एक है ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक है नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज तो ऑब्वियसली आपको पता है कौन कौन होगा, बैंक वगैरह होगा, सेंट्रल बैंक होगा, आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, कुछ भी। और अनऑर्गेनाइज या नॉन ऑर्गेनाइज जो भी बोलते हैं, या अनऑर्गेनाइज भी हम बोल सकते हैं। अनऑर्गेनाइज में कौन कौन हुआ, अनऑर्गेनाइज में हुआ जैसे इंडिजीनियस बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब। क्लियर। और उसके अलावा छोटी छोटी जो इवन घर गांव पे होते हैं वो भी। चलो अब देखते हैं। हाँ, यहाँ पे बताया हाईएस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्गेनाइज सेक्टर इज आरबीआई। ऑब्वियसली हाईएस्ट कौन है, आरबीआई। आरबीआई सबकी देख रेख करता है, यानी हम सिंपल समझे तो मनी मार्केट का रखवैया या मनी मार्केट की मॉनिटरिंग करने वाला वो बंदा है कौन, वो बंदा है आरबीआई। क्लियर। तो हमने देख लिया मनी मार्केट। तो हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। फाइनेंशियल मार्केट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया क्योंकि मनी मार्केट अब एंड हो रहा है। अब हम फाइनेंशियल मार्केट देखें। मनी मार्केट को हमने दो पार्ट में डिवाइड, सॉरी मनी मार्केट को वही ऑर्गेनाइज डिसऑर्गेनाइज। तो मनी मार्केट किसके अंदर आता है, आरबीआई के अंदर आता है। शॉर्ट टर्म है यानी लेस देन 1 ईयर है। उसका नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट ग्रेटर देन 1 ईयर है और इसको ऑर्गन देखता है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये हम डिस्कस करेंगे आगे पूरा अच्छे से। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, इतने में कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है बुक में। हाँ, अब आगे बुक में आरबीआई के बारे में कुछ दिया हुआ है, आरबीआई की इंफॉर्मेशन। ये भी एक अलग टॉपिक है, इनको अलग से ब्लॉक करके देना चाहिए, नहीं दे रहे हैं। क्लियर। यहाँ दिया हुआ है कि आरबीआई रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है कंट्री के मनी को। ओके, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था आरबीआई एक्ट 1934 और एस्टैब्लिश कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। और नेशनलाइज कब हुआ, 1949 को, जनवरी 1949 को। क्लियर। किसके हिसाब से, किसने रिकमेंडेशन दी थी, एक पार्लियामेंट्री कमेटी थी, उनके रिकमेंडेशन से, उनका रिकमेंडेशन आया था 1948 में। क्लियर। और ये आरबीआई क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। और आरबीआई क्या है, सुप्रीम मॉनेटरी अथॉरिटी है, बैंक अथॉरिटी है, सब कुछ की ऊपर से सब कुछ का देखती है। क्लियर। और एक और चीज, ये रिजर्व बैंक है, इसको रिजर्व बैंक भी बोलते हैं। सारे कॉमर्शियल बैंक के रिजर्व को रखती है अपने पास। और एक और चीज, आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से न स्टार्ट होके 1 जुलाई तो 30 जून होता है। अलग है, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं इंडियन कैपिटल मार्केट। क्लियर। कैपिटल मार्केट को हम थोड़ा डिटेल में समझना है। इंडियन कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए है। क्लियर। और एक और चीज, लॉन्ग टर्म फंड के लिए कोई भी लेंडिंग या बोरोइंग होता है, सब किसके अंदर आता है, कैपिटल मार्केट के अंदर आता है।
तो कैपिटल मार्केट में क्या क्या आता है? सबसे पहले गवर्नमेंट आती है, क्लियर, गवर्नमेंट आई। तो गवर्नमेंट का अपना, ध्यान देना, गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज बेचती है, सिक्योरिटी बेचती है गवर्नमेंट, समझ गए ना कि गवर्नमेंट भी अपनी सिक्योरिटी बेचती है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और गवर्नमेंट की सिक्योरिटी कैसे हो सकती है भाई? गवर्नमेंट की सिक्योरिटी हो सकती है कि भाई आप उस सिक्योरिटी को लो और उस पे बस इंटरेस्ट चुकाओ, सिंपल है, मैं बता दे रहा हूं क्या क्या होता है। और द गिल्ड एज सिक्योरिटी, ध्यान देना, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है ना, वहां पे गिल्ड एज होता है, एज जो होता है ना गिल्डेड होता है, इसलिए इसका नाम ही गिल्ड एज पड़ गया। एक ऐसी सिक्योरिटी होती है, मान लो क्या होते हैं, आप सिंपल आप करो, आप मान लो क्या किए, आपने इस सिक्योरिटी को ली कि भाई मुझे 100 रुपए की सिक्योरिटी है, तो गवर्नमेंट आप इस पे आपको इंटरेस्ट चुकाए कि आप 2 साल बाद लौटाने जाए तो 5% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा इस पे, कोई दिक्कत नहीं, इंटरेस्ट आपको मिलेगा इस पे। तो कैपिटल मार्केट में कौन कौन है? गवर्नमेंट आ गए और जो इंडस्ट्री आ गई, क्योंकि उनको सिक्योरिटी अपनी बेचनी है, चाहे टाटा आ गई या जियो आ गई, सारे आ गई। उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, इंडियन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन इंस्टीट्यूशन, IDBI, ICICI, SFC, ये बहुत सारे, क्लियर। और बहुत सारे फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज भी थे जो फाइनेंशियल में इंटरमीडिएट का काम करते हैं, क्लियर। और एक एग्जांपल लेते हैं, हाँ ठीक से, इतना क्लियर है, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे हो आप हो क्या रहा है कैपिटल मार्केट में, क्या हो रहा है कैपिटल मार्केट में? 2 टाइप से काम हो रहा है, वो मैं बताऊंगा, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी होता क्या है, प्राइमरी मार्केट क्या होता है और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, ध्यान से समझिए। मान लो कोई कंपनी है, आपकी कंपनी है ABC, कंपनी में आपको क्या करनी है, फंडिंग लेनी है, फंडिंग आपको चाहिए कि मुझे पैसे आए, तो पैसे आएगा तो कैसे करोगे, आप अपने सिक्योरिटी को, कंपनी के सिक्योरिटी को क्या करोगे, बेच रहे हो, तो पहली बार बेचोगे उसको किसके अंदर बेचोगे, प्राइमरी मार्केट के अंदर। इसको क्या बोलते हैं, IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इससे बेचते हैं। ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कब होता है, जब इन अनलिस्टेड कंपनी या लिस्टेड कंपनी, लेकिन जो कोई भी कंपनी हो, या तो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, लेकिन अपनी सिक्योरिटी को पहली बार बेच रहा है, क्लियर, अपनी सिक्योरिटी को पहली बार बेच रहा है। तो आप बोलोगे भैया इसमें रेट क्या फिक्स किया जाए, भाई रेट इसमें एक कंपनी फिक्स करेगी और जो लेने वाला होगा वो फिक्स करेगा, दोनों मिलके आपस में डिसाइड करेंगे, यहां पे सेबी कुछ करने नहीं आएगा, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। सेकेंडरी में क्या होगा कि कंपनी ने एक बार शेयर बेच दिया, कंपनी ने एक बार शेयर बेच दिया, अब इस शेयर को आपसे मैं खरीदूंगा, मेरे से कोई और तीसरा बंदा खरीदेगा, मेरे से उससे कोई और खरीदेगा। तो पहले 2 वर्ड का डिफरेंस समझिए, 2 वर्ड के बीच डिफरेंस समझिए, एक होता है शेयर, एक होता है डिवेंचर, दोनों के मतलब समझिए, डिवेंचर, क्योंकि बाकी आप शेयर, इक्विटी, इस सब में ज्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन इसमें और इन दोनों में काफी डिफरेंस है। शेयर, मान लो एग्जांपल लेते हैं, हम आपसे आपकी कंपनी का 100 रुपए का डिवेंचर खरीदे, ये इसमें भी खरीदा 100 रुपए का, इसका क्या है, इसने बता दिया कि भाई आपकी कंपनी जाए लॉस में या जाए प्रॉफिट में, मुझे 10% इंटरेस्ट मांगता है, इंटरेस्ट चाहिए भाई को, मतलब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कंपनी लॉस जाए या प्रॉफिट में जाए, इनको अपना इंटरेस्ट चाहिए तो चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं भाई, लॉस है तो लॉस सहेंगे, प्रॉफिट होगी तो प्रॉफिट लेंगे, यानी ये बन जाते हैं मालिक कंपनी का उतने % का, लेकिन ये बस एक क्रेडिटर है, मतलब बस पैसा दे रहे हैं, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर, बस पैसा उधार लगा रहे हैं और कुछ नहीं, बस एक पैसा उधार ले रहे हैं, क्लियर, आप एक प्राइवेट कंपनी को उधार दे रहे हो बस, और कुछ ज्यादा नहीं है इसके। चलो और देखते हैं,
अब कोई यहाँ पे लिखा हुआ इंडिविजुअल हु इन्वेस्ट डायरेक्टली ऑन देयर ओन इन सिक्योरिटी आर ऑल्सो सप्लाई ऑफ अ फंड टू द कैपिटल। यही तो मैंने बताया कि आप अपने ही मन से तो खरीदते हो ना सिक्योरिटी, तो इसका मतलब आप फंड सप्लाई कर रहे हो कहाँ पे, कैपिटल मार्केट में। क्लियर। तो आप यहाँ पे बता रहे हैं कैपिटल मार्केट बेसिकली दो इंपॉर्टेंट फैक्टर से अफेक्ट होता है। सबसे पहले ऑपरेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन द मार्केट एंड द एक्सीलेंट रिजल्ट फ्लोइंग। ऑब्वियसली ऑपरेशन, कोई कंपनी जैसे आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी का शेयर कैसे परफॉर्म करेगा, यह सबसे पहले डिपेंड करता है कि आप कंपनी में कैसे काम करते हो और इसका रिजल्ट कैसा शेयर का बाहर आ रहा है दुनिया में। क्लियर। बाहर दुनिया में रिजल्ट शेयर का कैसा आ रहा है, और आपकी कंपनी परफॉर्म करेगी तो ऑब्वियसली शेयर का रिजल्ट तो ऊंचा ही होगा ही होगा। क्लियर। इतना हमने डिस्कस कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और चीज समझते हैं बहुत आसान से। हमने क्या कर लिया, हमने प्राइमरी कैपिटल मार्केट समझ ली, सेकेंडरी कैपिटल मार्केट समझ ली। उसके बाद आगे कुछ और चीज हम समझते हैं। देखो कैपिटल मार्केट में कौन कौन आते हैं। एक तो गवर्नमेंट आ गई, क्या अपना गिल्ट होता है, गिल्ट एज सिक्योरिटी लेके। सेकेंड इंडस्ट्री आएगी। थर्ड कौन आएगी, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आएंगे। फोर कौन आएगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आएंगे। तो अब देखो गवर्नमेंट क्या कर रही थी तो पता है, गवर्नमेंट दे रही थी आपको सिक्योरिटी, आपको इंटरेस्ट दे रही थी। आप गवर्नमेंट के मालिक तो बन नहीं सकते ना भाई, लेकिन इंडस्ट्री आपको शेयर दे रही थी, शेयर। इसका मतलब आप मालिक बन रहे थे उतने परसेंट का। क्लियर। डिवेंचर में क्या होता है, इंटरेस्ट। तो इसमें भी दो टाइप का था, मैंने बता दिया, एक आईपीओ, एक होता है सेकेंडरी मार्केट से। क्लियर। और सेकेंडरी मार्केट से शेयर और डिवेंचर में आपने समझ ही लिया डिफरेंस, सेकेंडरी मार्केट समझ ही लिया। और हाँ, मर्चेंट बैंक, म्यूचुअल फंड, लीजिंग कंपनी, रिस्क कैपिटल कंपनी, कलेक्ट एंड इन्वेस्ट पब्लिक मनी इनटू कैपिटल, नॉर्मल है। आपसे एक मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बता दे रहा हूँ। म्यूचुअल फंड एक्चुअली काम कैसे करता है, काम करता है भाई, नॉर्मल तरीका क्या था, नॉर्मल तरीका था कि आप, अभी मैंने क्या देखा भाई, मुझे नॉलेज है ना, मुझे नॉलेज है, मैं सीधे जाके सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करूंगा, शेयर में इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन अगर मुझे नॉलेज नहीं है तो हम क्या करते हैं, कोई एक और कंपनी है उसको हम बस पैसा देते हैं और वो खुद इन्वेस्ट करता है, और वो क्योंकि उसको काफ़ी नॉलेज है तो अच्छे से देख परख के इन्वेस्ट करता है और फिर हमें अच्छा रिजल्ट देता है। ये होता है म्यूचुअल फंड। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं, कैपिटल मार्केट हो गया, अब हम देखते हैं हाँ गिल्ड मार्केट, सिक्योरिटी हो गया। ध्यान से देखना, स्टॉक एक्सचेंज डिस्कस करने से पहले कुछ शेयर प्राइस इंडेक्स देख लेते हैं बहुत सारे देशों के। जैसे हमारा आपको पता है बीएसई हमारा है, और बीएसई एनएसई ये सब है ना, हमारा इंस्टीट्यूशन है। तो सबसे पहले इंडेक्स कैसा होता है, जैसे हमारी इंडेक्स का क्या नाम है, बीएसई के इंडेक्स का नाम है, एनएसई के इंडेक्स का नाम, सबका इंडेक्स का नाम अलग अलग है ना। तो यही सब हमें आगे देखने को मिलेगा। तो ये इंडिया के जैसे निफ्टी आपको पता होगा, सेंसेक्स आपको पता होगा, ये सब सेम इसी तरह किसी देश के शेयर प्राइस इंडेक्स का क्या क्या नाम है। तो कुछ एग्जांपल है, जैसे ब्राजील के एक स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पे शेयर प्राइस इंडेक्स का नाम है बोवेस्पा। न्यूयॉर्क में है डाउ जोन्स, लंदन में है FTSE 100, हैंग सेंग है हांगकांग में, IPC है मैक्सिको में, जाकर्ता कंपोजिट है इंडोनेशिया का, ये तो याद रखने की जरूरत है। मलेशिया में KLSC कंपोजिट, कोरिया का कोस्पी, इटली का MIB टेल, और फ्रैंकफर्ट का MID डैक्स, USA का नास्डैक, टोक्यो का निकेई, उसके बाद S&P किसका है देख लीजिए, कनाडा का है, सियोल कंपोजिट ऑब्वियसली साउथ कोरिया का है, चाइना का है संघाई सेट है थाईलैंड का, और उसके बाद स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स है सिंगापुर का। क्लियर, और ताइवान का है ताइएन। क्लियर, इतना क्लियर है। एक सेकंड रुक जाइए, अब कुछ और हम देख लेते हैं। देखो ये सब थोड़ा याद ही करना पड़ेगा, इसमें कुछ समझाने वाला बात नहीं है। क्लियर, हमने स्टॉक एक्सचेंज, अब देखो स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, शेयर, सिक्योरिटी, बॉन्ड, डिवेंचर, स्टॉक, इस सब को क्या करता है,
खरीद बिक्री होता है उसी प्लेटफॉर्म पे। वो बस एक प्लेटफॉर्म है, बस एक प्लेटफॉर्म है और कुछ नहीं। क्लियर। और इट इंक्रीजेज द मार्केट एबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग सिंपल मेथड पब्लिक। हाँ, आराम से आप खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में जो फर्स्ट ऑर्गेनाइज स्टॉक एक्सचेंज था वो बॉम्बे में स्टार्ट हुआ, और क्लियर, और जिसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। इसका पहला नाम था नेटिव शेयर ब्रोकर्स एसोसिएशन, और जिसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। ये इस्टेब्लिश किया गया था 1875 में। और बीएसई जो है एक्चुअली एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। क्लियर। और कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है कि हमारे, मान लो हमारे क्या करती है, क्रेडिट मतलब एग्जाम्पल लेते हैं, कोई इंडिया उधार लेता है किसी से, तो उसका उधार कितना जल्दी चुका देता है। इंडिया अगर उधार लेता है तो कितना जल्दी उधार चुका लेता है, या मान लो कोई कंपनी उधार लिया तो कितना जल्दी उधार चुका देते हैं। तो जिस कंपनी की रेटिंग अच्छी होगी उसको कोई और भी बंदा उधार दे सकता है, ऐसा हो सकता है ना। जिस कंपनी की रेटिंग काफ़ी अच्छी होगी उसको उधार देने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यही होता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है, ये रेट करती है, आपको रेट देती है। अगर आपकी रेटिंग अच्छी हुई तो आपको उधार देने वाले बथेरे लाइन में लग जाएंगे। जैसे मान लो एग्जांपल है, कोई पाकिस्तान है, पाकिस्तान की किसी कंपनी है, तो उनकी रेटिंग अच्छी नहीं है, तो उनको उधार देने वाले या तो देंगे तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट लेंगे। क्लियर। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है कुछ, उसका नाम देख लेते हैं, बस ध्यान रखिएगा। कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, सबसे पहले इंडिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जैसे वहां पे क्राइसिल आपको पता हो, ICRA, केयर, ओनिक्रा, फिनटेक। क्लियर। उसके बाद है क्राइसिल। क्राइसिल का क्या नाम है, सबका अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है, देख लो। क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई। इसका फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। ICAR का फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। केयर क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ओनिक्रा ओनिडा इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इसका भी हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। स्मेरा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज रेटिंग एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। फिनटेक, और इसका भी है हेडक्वार्टर मुंबई में, लेकिन ये सब बाहरी है। स्टैंडर्ड एंड पुअर S&P, जिसका नाम आप बहुत सुनते हो, न्यूयॉर्क USA में है। मूडी का भी वही है, फिच का भी वही है। और देखो यहाँ पे बताया क्रिसिल, जो सबसे पहले क्राइसिल हमने देखा था, लार्जेस्ट रेटिंग एजेंसी इंडिया में। ये मार्केट शेयर है इसका लगभग 60%। क्लियर। और ये डेटा हमने कहाँ से लिया है, सिडबी से। सिक्योरिटी, वो ये दूसरा है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो है ये फुल फॉर्म है इसका। क्लियर। अब आगे देखते हैं और क्या क्या है। हाँ, यहाँ पे और दिया हुआ है कि 1918, ध्यान देना, 1875 में हमने देखा ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बना था, उसके साथ यहाँ पे दिया हुआ है, एक सेकेंड, 1894 में अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज भी स्टार्ट हुआ था। क्लियर। ताकि वो टेक्सटाइल मिल्स के शेयर को ना बेच बाच सके। उसके बाद कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट हुआ 1908 में। क्लियर। ताकि इस प्लांटेशन और जूट मिल्स के शेयर को बेच सके। तो अभी 1945 में ध्यान देना 21 स्टॉक एक्सचेंज हो गए थे। अब अंडर द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1956 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सो फार रिकॉग्नाइज, मतलब अब किस एक्ट के अंदर, एक एक्ट है जिसका नाम है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1956, इसके अंदर अभी 23 स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे इसमें सबसे लार्जेस्ट है। और उसके बाद जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बना था ना, क्लियर, तो बॉम्बे के अलावे, बॉम्बे तो अभी भी है लेकिन जो रीजनल थी छोटी मोटी वो अपना प्रभाव खो चुकी थी। क्लियर। BSE ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू कॉर्पोरेट एंटिटी और बीइंग ए ब्रोकर एसोसिएशन फ्रॉम द मिडिल अगस्त, मतलब 2005 के बाद ब्रोकर एसोसिएशन बन गया था। एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी BSE ऑब्लिज टू डाइल्यूट स्टॉक ब्रोकर, मतलब अब 49% है उसका। तो और सेबी ने इंट्रोड्यूस किया रोलिंग सेटलमेंट, अनदर सेटलमेंट मेड, ये तो नॉर्मल बात है। सेबी मतलब सिंपल, इससे इतना समझ, सेबी ओवर रेगुलेट करता है, ऊपर से देखता रहता है। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट शेयर के प्राइस है, ध्यान देना, कुछ शेयर के प्राइस है इंडिया के,
तो सबसे पहले हमने देखता है NSE 50 के है, जिसको हम निफ्टी बोलते हैं। NSE 50 मतलब NSE, ध्यान देना, इट्स नेम इज S&P CNS निफ्टी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, लॉन्च न्यू शेयर प्राइस इंडेक्स, जे प्लेस ऑफ NSE 100 इन 1996। इसका मतलब होता है NSE 50 का मतलब है 50 कंपनी शेयर, जो सबसे 50 सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी बात करते हैं। क्रिसिल आपको पता ही होगा, क्लियर। क्राइसिल का आपको पता ही है, 1988 में स्टैब्लिश हो गया था, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। और रेटिंग फिक्स्ड डिपॉजिट प्रोग्राम, ये तो नॉर्मल, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। एक चीज समझिए, डिवेंचर का मतलब हमने क्या देखा था? डिवेंचर का मतलब देखा था कि भाई आप लेते हो कोई शेयर टाइप का, लेकिन उस पर इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट। आप मालिक नहीं बनते हो, आप इंटरेस्ट लेते हो उनसे। जैसे आपने किसी कंपनी का डिवेंचर लिया तो इसका मतलब कंपनी आपको इंटरेस्ट दे रहा है, भले ही कंपनी घाटे में जाए नफे में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कन्वर्टिबल, इसका मतलब क्या है? कन्वर्टिबल का मतलब है कि भाई अगर आपको अच्छा लगा तो 5 साल बाद उसी डिवेंचर से आप उसको शेयर में कन्वर्ट कर लो और कंपनी का मालिक बन जाओ। उसकी मतलब शेयर या इक्विटी में कन्वर्ट करके उसको कंपनी का मालिक बन जाओ। नॉन कन्वर्टेबल का मतलब नहीं, इस डिवेंचर के साथ ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। क्रिसिल का बात हमने देख लिया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात देख ही ली, क्लियर। और जो सॉरी ये एक्चुअली पहला टॉपिक था, वो दूसरा टॉपिक था। ये BSE जिसको हम सेंसेक्स बोलते हैं, ये 30 मेन शेयर्स है, ये सबसे ओल्डेस्ट है। BSE 200 भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये 200 इम्पोर्टेंट कंपनी के शेयर। डॉलेक्स क्या है? एक डॉलर वैल्यू इंडेक्स है जिसका बेस शेयर है 1899, क्लियर। ये सब उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो छूट गया है, रेगुलेटर। इंडिया के रेगुलेटर जैसे फाइनेंशियल सिस्टम और मॉनेटरी सिस्टम या मनी मार्केट को रेगुलेट करता है RBI, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और एक और चीज, चेयरमैन गवर्नर में कुछ नहीं यहाँ पे बताऊंगा, ये वाला आप नया याद रखना, ये क्योंकि ये 2018 के हैं, बदल गए होंगे नहीं बदल गए होंगे, एक बार आप देख लेना। सेबी ऑब्वियसली आपको पता है सिक्योरिटी को मॉनिटर करता है, कैपिटल मार्केट को मॉनिटर करता है, स्टॉक ब्रोकरिंग को, मर्चेंट बैंकिंग को, निधि को, चीट फंड को, इस सब कंपनीज को, इस सब को मॉनिटर करता है, मुंबई में हेडक्वार्टर। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऑब्वियसली नाम से पता चलता है, इंश्योरेंस कंपनी को, हैदराबाद में हेडक्वार्टर। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका न्यू दिल्ली में है, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के लिए। फॉर्मर मार्केट कमीशन, ये कमोडिटी मार्केट के लिए है, मुंबई में है इसका। पेंशन वाले का न्यू दिल्ली में है, क्लियर। पेंशन सेक्टर के लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्लियर। तो हमारा पूरा का पूरा एंड हो गया। और इसके बाद दिया हुआ है रैंकिंग, तो रैंकिंग ये पुराना है, आप रैंकिंग करेंट अफेयर से जहाँ से डिस्कस करें वहीं से कर लेना। इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं इंडियन फाइनेंस फिजिकल सिस्टम डिस्कस करूंगा, जो कि मैं एंड कर दूंगा एक वीडियो में, क्लियर। फिजिकल सिस्टम पूरा एक वीडियो में हो जाएगा, देख लेते हैं। फिजिकल सिस्टम, कल फिजिकल सिस्टम की भी वीडियो आ जाएगी और एक वीडियो में ही कंप्लीट, भाई टाइम लगेगा तो लाएंगे, लेकिन एक वीडियो में कंप्लीट कर देंगे हम लोग फिजिकल सिस्टम पूरा। उसके बाद बैंकिंग हम कोशिश करेंगे उसको भी एक वीडियो में, 1 से 2 वीडियो में। तो अब थोड़ी लंबी वीडियो आ जाएगी, थोड़ा आप स्कप अप करना, और लेकिन हो जाएगा कंप्लीट। बैंकिंग एक वीडियो में हो जाएगी, फिर टैक्सेशन, 3 वीडियो जो लंबी आएगी, और उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद इंडस्ट्री, ये सब तो आराम से हो जाएगा। इंडस्ट्रियल का परफॉर्मेंस, ये तो बस इसका नया डेटा हमें करना पड़ेगा। फॉरेन ट्रेड, देखो फॉरेन ट्रेड में हम फिर से BOT को अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे तो हमने बस आपको बता दिया थोड़ा बहुत, BOP को अच्छे से डिस्कस करना है हमें। यहाँ पे दिया भी है एक्चुअली, यहाँ पे इनविजिबल वगैरह सब कुछ दिया है, क्लियर। तो इसमें देखते और कहाँ क्या दिया है, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।